फ्यूचर में एआई सबकी जॉब खाएगा या नहीं खाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन एआई की वजह से एक कंपनी ने अभी तक 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया है। अब आपको लग रहा होगा कंपनी इंसानों की जगह एआई यूज करने लग गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी एआई की जगह इंसानों का इस्तेमाल कर रही थी और शायद यही रीजन था जिसकी वजह से इतने लोगों को निकालना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ Builder.ai की, जिसने कभी 1.5 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन पार करके यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल किया था। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट, इनसाइड पार्टनर्स, QI जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें करोड़ों रुपए लगा रहे थे। लेकिन आपको जान के शॉक लगेगा, आज के टाइम में ये जो कंपनी है बैंकरप्ट हो चुकी है। एम्प्लॉयज को सैलरी तक देने के पैसे नहीं बचे। इस कंपनी ने नताशा नाम का एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, जिसपे कोई भी इंसान बिना कोडिंग नॉलेज के सिर्फ चैट करके अपना खुद का मोबाइल ऐप या फिर वेब ऐप बना सकता था। लेकिन हकीकत में जो ऐप ये बना रहे थे वो एआई के थ्रू नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे 700 इंडियन डेवलपर्स मैन्युअली तैयार किया करते थे। और इतना ही नहीं, ये कंपनी डेली हंट और जॉस जैसे पॉपुलर एप्स की जो पेरेंट कंपनी है वर्ड्स इनोवेशन, उसके साथ मिलकर राउंड टिपिक नाम का एक फ्रॉड भी कर रही थी। अब ये होता क्या है आगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन बैंकरप्ट होने की असली वजह ये फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि कुछ और ही है, और वो भी आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपका फेवरेट है? देखिए, मैं बहुत ज्यादा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूं, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसने मात्र 14 साल की उम्र में कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया था, और 17 साल की उम्र में उसने डॉइचे बैंक के लिए दुनिया का पहला ऑटोमेटिक करेंसी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, जो ग्लोबल करेंसी रेट को लाइव ट्रैक करता था और जहां भी फर्क दिखता वहां ऑटोमेटिकली ट्रेड करके बैंक को प्रॉफिट दिलाता था। उस लड़के का नाम है सचिन देव दुग्गल। कॉलेज के दिनों में जब बाकी स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तब सिर्फ 21 साल की उम्र में सचिन ने अपना पहला बड़ा स्टार्टअप लॉन्च किया, निवियो, जो कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी थी। और उस टाइम वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक आइडिया था। सचिन ने अपने डेडिकेशन और इनोवेशन से कुछ ही सालों में निवियो की वैल्यूएशन को $100 मिलियन तक पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भी सचिन को कुछ और इनोवेटिव करना था, इसलिए उसने अपने इस बिजनेस को छोड़ दिया और एक फोटो शेयरिंग ऐप शोटो बनाने पे काम शुरू किया। लेकिन यहाँ पे सचिन को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसे अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर मिल ही नहीं रहे थे जो उसके हिसाब से काम कर पाते। तब सचिन के मन में ख्याल आया कि जब मैं इंजीनियर होकर अच्छे डेवलपर्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन लोगों का क्या जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, क्या वो अपने आइडियाज को हकीकत में नहीं बदल पाएंगे? इसीलिए सचिन ने 2016 में अपने कॉलेज फ्रेंड सौरभ धूत के साथ मिलकर लंदन में Builder.ai की शुरुआत की। वैसे सौरभ वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत के भतीजे हैं और वीडियोकॉन में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल और टेक्निकल बैकग्राउंड से आने के कारण इन्हें इन्वेस्टर और पब्लिक के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और एक और चीज, शुरुआत में कंपनी का नाम Engineer.ai था, लेकिन बाद में 2019 में नाम बदलकर Builder.ai कर दिया गया। वैसे कंपनी का मिशन था सॉफ्टवेयर और ऐप बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे पिज्जा ऑर्डर करने जितना आसान बनाना। इसीलिए धीरे धीरे Builder.ai एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म बनके उभरने लगा, जहां कोई भी इंसान बिना टेक्निकल नॉलेज के सिर्फ अपने आइडिया से मोबाइल ऐप और वेब ऐप तैयार कर सकता था। वैसे इस प्लेटफॉर्म पे सबसे कमाल की चीज थी नताशा, जिसको कंपनी ने दुनिया की पहली एआई प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे लॉन्च किया था। और ये एआई असिस्टेंट यूजर को शुरुआत से लेकर फाइनल ऐप तैयार होने तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करती थी। अपने इनोवेटिव आइडिया के दम पे Builder.ai ने खुद को सॉफ्टवेयर मार्केट में एस्टैब्लिश करना शुरू किया और बहुत ही कम टाइम में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। साल 2018 से लेकर 2023 के बीच में कंपनी ने 6 फंडिंग राउंड्स में टोटल $445 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेज किया, जिसे अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 3,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। जबकि लीड इन्वेस्टर्स में कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज, इनसाइड पार्टनर, जंगल वेंचर्स, लेकस्टार जैसे जाइंट के नाम भी शामिल है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बल्कि Builder.ai के प्लेटफॉर्म को अपनी टीम सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट भी किया, जिससे कंपनी को 28 करोड़ यूजर्स का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। साथ ही इसे अपनी अज्योर और एआई सर्विसेज में भी इंटीग्रेट करने का अनाउंस किया था। अब सवाल ये उठता है कि Builder.ai ने इतना सब कुछ अचीव कैसे किया? तो देखिए, सबसे पहले तो कंपनी ने एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपना बिजनेस सेटअप कर रखा था। यूके के अलावा इनका बिजनेस इंडिया, यूएस, सिंगापुर और यूएई जैसे बड़े बड़े देशों में भी चल रहा था। इसके अलावा कंपनी को हॉटेस्ट एआई स्टार्टअप, हॉटेस्ट स्केल अप, यूरोप सक्सेसफुल टेक स्टार्टअप और बेस्ट कोविड-19 इनोवेशन रिकवरी जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिल रहे थे। एक रीजन ये भी हो सकता है कि देखिए उस टाइम पे एआई की उतनी ज्यादा हाइप नहीं थी। अब सीधी सी बात है, जो कंपनी एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर को लगेगा ही कि कंपनी वाकई विजनरी है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी प्रॉमिसिंग होगा। सो इस तरह Builder.ai को फंडिंग मिलती रही और सिर्फ 7 साल के अंदर इस कंपनी की जो वैल्यूएशन थी 1.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई, यानी कि तकरीबन 12,820 करोड़ रुपए, जिसके बाद में इसे यूनिकॉर्न का स्टेटस भी मिला। और उस वक्त कंपनी का सालाना ग्रोथ 300% की रेट से बढ़ रहा था। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो यूजर बेस था वो भी लगातार बढ़ते जा रहा था।
ऐसा इसलिए क्योंकि सचिन ने ट्रेडिशनल ऐप मेकिंग के मुकाबले 6 गुना फास्ट और 17% तक सस्ता ऐप बनाने का प्रॉमिस किया था, जबकि ऐसी सर्विस मार्केट में कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही थी। सो इसी अट्रैक्टिव ऑफर के दम पे कंपनी ने खास करके उन छोटे बिजनेस करने वाले और फ्रीलांसर्स को टारगेट करना शुरू किया जो बिना किसी टेक्निकल झंझट के अफोर्डेबल प्राइसिंग में अपने मन के हिसाब से ऐप बनवाना चाहते थे, ताकि अपने बिजनेस को वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों पिछले महीने Builder.ai ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। अब बैंक्रप्ट होने के पीछे क्या वजह थी वो जानने से पहले ये जानते हैं कि कंपनी ने गड़बड़ क्या की और वो गड़बड़ी एक्सपोज कैसे हुई। शुरुआत होती है साल 2019 में, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि Builder.ai खुद को ज्यादा इनोवेटिव दिखाने के लिए AI हाइप का मिसयूज करती है ताकि यूजर और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। जबकि सच्चाई ये है कि ऐप को इंडिया और यूक्रेन में बैठे डेवलपर्स मैन्युअली तैयार करते हैं। जब ऐप को मैन्युअली बनाया जा रहा है तो यूजर से प्रीमियम चार्ज क्यों लिया जाता है? इसके अलावा यूजर्स को टाइमलाइन, ऐप क्वालिटी और कस्टमाइजेशन जैसी कोई भी गारंटी नहीं मिलती है, यानी कंपनी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। साथ ही कंपनी अपने वेबसाइट पर फेक रिव्यूज भी डालती है। वैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस इन्वेस्टिगेशन में Builder.ai के पुराने चीफ बिजनेस ऑफिसर की मदद ली थी, जिसने कंपनी के ऊपर आरोप लगाया कि कंपनी अपने AI टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। साथ ही सचिन ने इन्वेस्टर्स को गलत जानकारी दी। उसने प्लेटफॉर्म का 80% हिस्सा तैयार हो चुका है ऐसा बताया, जबकि उस वक्त तक शुरुआत भी नहीं हुई थी। लेकिन कंपनी ने इन सभी आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि हमने कभी भी क्लेम नहीं किया कि पूरा कोड हम सिर्फ AI से बनाते हैं। हम तो ह्यूमन असिस्टेड AI का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ हिस्सों में AI का यूज होता है और बाकी के हिस्सों में ह्यूमन डेवलपर्स की मदद ली जाती है। इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा कि पुराने चीफ बिजनेस ऑफिसर की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो कंपनी में है ही नहीं तो उनको कंपनी की करंट टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे पता होगा। सो इस तरह कंपनी ने अपने सभी आरोपों पे अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया, जिसकी वजह से वो अपने इन्वेस्टर और यूजर्स का ट्रस्ट जीतने में कामयाब रहे। जबकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स पैसे लगाते जा रहे थे, यूजर्स भी यूज करते जा रहे थे और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। लेकिन हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ। साल 2021 से 2024 के बीच में Builder.ai और वर्स इनोवेशन, जो कि हमारे देश की जानी मानी सोशल मीडिया कंपनी है, इन दोनों के बीच में राउंड टिपिंग नाम का फ्रॉड चल रहा था। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, दो कंपनीज एक दूसरे को फेक इनवॉइसेस भेजती है, जबकि असलियत में उन दोनों के बीच में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर नहीं होता है, बस पेपर पर पैसों का लेन देन होता है। इसके पीछे का मकसद होता है अपने सेल्स और रेवेन्यू के फिगर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ताकि इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर को फेक ग्रोथ दिखाकर उनसे फंडिंग जुटाई जा सके। और यही गेम वर्स इनोवेशन और Builder.ai के बीच में चल रहा था। Builder.ai ने वर्स को क्लाउड कंप्यूटिंग और ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए $60 मिलियन यानी कि लगभग 513 करोड़ रुपए का बिल भेजा, और बदले में वर्स ने उसे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए $50 मिलियन यानी कि तकरीबन 428 करोड़ रुपए का इनवॉइस भेजा था। वर्स के को फाउंडर उमंग बेदी का कहना है कि ये आरोप पूरी तरीके से बेसलेस और झूठे हैं। हम उस प्रकार की कंपनी नहीं है जो सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन वर्स की ऑडिटर कंपनी डिलॉयट ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पाया कि वर्स के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम में काफी खामियां हैं और ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी है। इसके अलावा Builder.ai की बात करें तो फिलहाल उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं कहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है ये तो जांच होगी तभी पता चलेगा, लेकिन इस खबर के आने के बाद में दोनों कंपनीज की क्रेडिबिलिटी पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए फाइनली इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कंपनी गलत तरीके से फंड जुटा भी रही थी तो वो फंड गए कहां पे और कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो गई। देखिए, कंपनी ने $445 मिलियन की फंडिंग रेज की थी। इसके अलावा पिछले साल ही इजराइल की वायोला क्रेडिट कंपनी से $50 मिलियन का लोन भी लिया था, यानी कि कुल मिलाकर कंपनी के पास लगभग $500 मिलियन आए थे, जिनको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4200 करोड़ रुपए। अब कंपनी इन पैसों को अंधाधुंध खर्च कर रही थी, यहां तक कि कंपनी का जो डेली बर्न था $5 लाख तक पहुंच गया था, जिनको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 करोड़ 30 लाख रुपए। इसके अलावा जैसे कि कंपनी AI की जगह पे इंसानों का इस्तेमाल कर रही थी तो उनको बहुत सारे एम्प्लॉयज की भी जरूरत थी। सो कंपनी ने तेजी से एम्प्लॉयज को भी हायर करना शुरू किया। मात्र 5 साल के अंदर जो एम्प्लॉयज का नंबर था वो 200 से बढ़कर 770 तक पहुंच गया था। और इनके एम्प्लॉयज सिर्फ इंडिया और US में नहीं थे, UK, UAE, सिंगापुर, फ्रांस और भी कई सारे देशों में फैले हुए थे, जिनके लिए बड़े बड़े ऑफिसर्स बनाए गए, उनको बड़ी बड़ी सैलरीज दी गई, तो इन सब में पैसा खर्चा हो रहा था। दूसरी तरफ कंपनी पे कर्जा भी बढ़ते जा रहा था। देखिए, 2025 आते आते टोटल डेट जो था $115 मिलियन तक पहुंच गया था, जिसमें से Amazon वेब सर्विसेज का था $85 मिलियन और माइक्रोसॉफ्ट को देना था $30 मिलियन। इसके अलावा इजराइल की कंपनी से $50 मिलियन का जो लोन लिया था वो भी ऊपर चढ़ गया था। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कंपनी के अंदर AI टेक्नोलॉजी गायब थी, उसी प्रकार इनकी लीडरशिप में जो फाइनेंशियल लीडर होता है वो भी गायब था। 2023 से लेकर 2025 के बीच में करोड़ों की फंडिंग उठाई गई, लेकिन उस टाइम कंपनी के अंदर कोई भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था ही नहीं जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रख पाता। लेकिन इसी साल की शुरुआत में जब कंपनी को लगा कि अब अंत नजदीक है तो CEO सचिन ने रिजाइन कर दिया और जंगल वेंचर्स के मनप्रीत रतिया को नया CEO बना दिया गया। लेकिन कंपनी अभी भी सचिन के कंट्रोल में थी, और जब रतिया ने कंपनी की अंदरूनी हकीकत को देखा तो उनको पता चला कि पूरा सिस्टम ही तबाह हो चुका है। लेकिन दोस्तों असली झटका तब लगा जब वायोला क्रेडिट ने
कंपनी के अकाउंट में मौजूद $37 मिलियन को सीज करवा दिया। इसके बाद में कंपनी के पास सिर्फ $5 मिलियन बचे थे, वो भी इंडियन अकाउंट्स में थे, जिनके ऊपर सरकार ने पहले से पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि सचिन और सौरभ इन दोनों का नाम वीडियोकॉन से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग और लोन स्कैम में सामने आया था। सो इस तरह कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई, नए इन्वेस्टर आने बंद हो गए और सारे पैसे खत्म हो गए और बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वायोला क्रेडिट ने अपने फंड वापस क्यों ले लिए, तो देखिए लोन लेते वक्त कंपनी ने ये बताया था कि सेल्स हमारा जो है वो $220 मिलियन का है, लेकिन ऑडिट करने के बाद पता चला कि असली फिगर था $55 मिलियन, यानी कि सेल्स को करीब 300% तक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। और इतना ही नहीं, कंपनी को अब लीगल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूएस के कुछ प्रोसिक्यूटर्स यानी कि सरकारी वकीलों ने Builder.ai से उनके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। वैसे इसी बीच एक कंपनी है जो Builder.ai के डिजिटल एसेट्स को खरीदने के बारे में सोच रही है। देखते हैं आखिर ये मामला कहां पे जाके रुकता है। अब दोस्तों आखिर में मन में यही सवाल आता है कि जैसे अर्ली 2000 में .com बबल बर्स्ट हुआ था, वैसे क्या ये AI बबल बर्स्ट होने की शुरुआत है? ना जाने कितने ऐसे AI स्टार्टअप होंगे जिनमें गड़बड़ी चल रही होगी। अब इसके ऊपर आपका क्या बोलना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।